क्या वाकई दुनिया बदल रही है? क्या वाकई ईरान युद्ध के सहारे अमेरिका का निजाम, अमेरिका की सत्ता, अमेरिका की पकड़, अमेरिका का जो वर्चस्व है पूरी दुनिया में, क्या वो खत्म होने जा रहा है? ये जो दो बड़े सवाल हैं, इन सवालों का जवाब अगर आप टटोलने लगेंगे तो फिर मुझे लगता है कि इस युद्ध की जो पूरी कहानी है, इस युद्ध की जो बड़ी एक लार्ज पिक्चर है, वो आपको समझ में आ जाएगी। आज मैंने ईरान से एक एक्सपर्ट के तौर पर आमंत्रित किया आकिफ जैदी साहब को, और बड़े सुलझे हुए अंदाज में उन्होंने जो बातें कही, मुझे लगता है कि वो आपको सुननी चाहिए। सवाल मैंने किया था होर्मुज को लेकर के, और जाहिर सी बात है सबके जहन में इस वक्त में होर्मुज को लेकर के सवाल है कि होर्मुज में क्या नाकेबंदी हो रही है, जो वो कामयाब है या वो फेल हो गई है, उसमें क्या कुछ हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। सवाल मैंने किया था कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर दूसरे दौर की बातचीत होने जा रही है। लेकिन इन सवालों से आगे का जो जवाब हो सकता है, वो जवाब उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर दिया है, और उन्होंने जो बताया है उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये युद्ध हो क्यों रहा है, और इस युद्ध से क्या कुछ बदलने वाला है। इस युद्ध का जब सीज फायर होगा, या इस युद्ध का जब अंत होगा, परमानेंट सीज फायर जिसे आप कहिए, या फिर यूं कहिए कि इस युद्ध का एक ऐसा अंत जो शायद शुरुआत करने वाले लोगों ने सोचा ही नहीं था। क्या वाकई ईरान बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर इस युद्ध को जाकर के खत्म करेगा? ये जो सवाल हैं, इस इंटरव्यू के जरिए आपको समझ में आएगा कि वाकई दुनिया बदल रही है, या फिर ईरान अभी मुगालते में जी रहा है, और ईरान को अभी अमेरिका की वो असली ताकत, या अमेरिका ने वो असली ताकत अपना जो असली रूप है वो दिखाया नहीं है, और इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ मीठे मीठे अल्फाज जो है प्रयोग किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और अपने आप से आप तोल करके देखिए कि क्या ये बातें कहीं वास्तविकता के, सच्चाई के आसपास जाकर के ठहरती हैं, या फिर बस यूं ही हवाई है। दिल बहलाने को गालिब ख्याल बहुत अच्छा है, वो वाला मामला है, या फिर वाकई बहुत सीरियस मैटर है और अमेरिका और इजराइल बहुत बुरी तरह से इस युद्ध में फंस गए हैं। मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू को आप पूरा जरूर देखें। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी अपील है, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आवाज़ लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंचे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और शुक्रिया कि आप वहां से हमारे लिए जुड़ रहे हैं, और ईरान की ज़मीनी स्थिति और आपके पास में जो इनपुट हैं उसके जरिए हम समझ पाएंगे, हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि आखिरकार जो ये खबरें दिखाई बताई जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का, और बिल्कुल अहम मोड़ पर है ये हाँ। मुकाबला, तो बेहतर है कि दर्शक की समझ में जितना हम इज़ाफ़ा कर सकें, उतना बेहतर होगा। जी, आपका जो सवाल है आप पूछिए। सबसे पहले तो मैं स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के जानना चाहता हूं, जो करंट स्थिति है उसमें ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जहाज गुजर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, वेस्टर्न मीडिया की भी कुछ रिपोर्ट्स है जिसमें 3 जहाज़ों का जिक्र है, किसी में 4-5 जहाज़ों का जिक्र है। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने भी उनके कुछ जहाज वापस भेजे हैं। जी, देखिए जो ईरान जो वेस्टर्न मीडिया और ईरानी मीडिया और सरकारी बयान वगैरह सब मिला के जो स्थिति नज़र आ रही है वो ये है कि अमेरिका ने दावा किया कि हम एक नेवल ब्लॉकेड करेंगे, और हम्म। वो अपने आप में, वैसे आप लोग जानते हैं, सभी जानते हैं, नेवल ब्लॉकेड करना खुद अपने आप में वॉर क्राइम है। वॉर क्राइम होने के साथ-साथ इल्लीगल है, साथ में बेवकूफ़ी है, क्योंकि अभी तक चंद दिन पहले तक तो ये अमेरिका डिमांड कर रहा था ना कि ये खोल दिया जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और ईरान कह रहा था कि बंद कहाँ है, आइए जो भी हमसे बातचीत करता है वो निकल सकता है। तो वो चीज़ जिसको खोलने का की डिमांड कर रहे थे, अब खुद ही उसको बंद कर रहे हैं। बहरहाल ये तो अमेरिका की मानसिक मुश्किल और मानसिक संतुलन की जो मुश्किल है वो सबके सामने है। तो जो सामने पिक्चर आ रही है वो ये है कि अभी शिप्स गुज़र रही हैं। यानी कम से कम चाइनीज़ और ईरानी शिप्स के गुज़रने की कन्फर्म रिपोर्ट है, जो ईरानी मीडिया में भी आ रही है, और जो हम्म। वेस्टर्न मीडियाज़ में रॉयटर्स, बीबीसी जैसे ये जो बड़े नाम हैं वेस्टर्न मीडिया के, जो आमतौर पर एंटी ईरान खबर ही देते हैं, प्रो वेस्ट खबर ही होती है इनकी।
तो वो भी ये इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कुछ शिप्स गुजर रही हैं। अब क्या इनको दूर ईरान से बहुत दूर रोकने की कोशिश की जाएगी? मेरा खुद अनुमान ये है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका कभी भी किसी बड़े शत्रु से उलझता नहीं है। ईरान को पहले वो पहचानता नहीं था, वो समझता था ईरान कमज़ोर है, तो उससे उलझ गया 28 फरवरी को ये हमला करके, ये हिमाकत करके। लेकिन अब क्योंकि उसने इतनी मार खाई है, तो ईरान से भी डरता है जिस तरह चीन से, रशिया से डरता है ये। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ईरानी और चाइनीज़ शिप्स को कहीं छेड़ा जाएगा, ना ईरान के तट के नज़दीक, ना कहीं दूर। लेकिन मुमकिन है कि किसी कमज़ोर देश की शिप को सताया जाए, हैरेस किया जाए, इसका इम्कान है और जिसके नतीजे में मुमकिन है कि वो छोटे देश, वो कमज़ोर देश, ईरान या चाइना या किसी ऐसे पावरफुल देश से फिर वो निवेदन करें, रिक्वेस्ट करें कि आप हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें ताकि हम अमेरिका के हैरेसमेंट और दादागिरी से बच सकें। अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन आइंदा दिनों में हो सकता है कि ऐसी खबर आए कि अमेरिका ने किसी छोटे देश के जहाज़ को सताने की कोशिश की है। अभी देखते हैं आगे इस सिलसिले में क्या होता है। एक इस बीच में जो चर्चा चल रही है और बड़ी जोरों से इस वक्त में चर्चा चल रही है कि दूसरे दौर की बातचीत होनी है और इस सप्ताह के आखिरी में बातचीत होगी। आपके पास में क्या कुछ इनपुट्स है इसको लेकर के? जी, ये बातचीत हो रही है, मीडिया में है, खबरों में आया कि पाकिस्तान का के प्रधानमंत्री वो 3 देशों के दौरे पर निकले हैं, सऊदी अरब, कतर और टर्की के दौरे पर निकले हैं कि माहौल तैयार किया जाए और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, आखिरकार बातचीत तो होगी और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जैसे-जैसे अमेरिका इस कड़वे सच को स्वीकार करेगा कि वो हार गया है या हार के बहुत नज़दीक है, तो उसके रवैये में तब्दीली आएगी और फिर वो बातचीत करने के लिए हकीकत में तैयार होगा। वो कब होगा? इस हफ्ते, इस सप्ताह के आखिर में होगा, इस महीने के आखिर में होगा, अगले महीने होगा, ये इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। क्योंकि अमेरिका की समझ में आने में देर लगेगी। दूसरी बात ये अमरीकी शासक जो हैं वो आज़ाद भी तो नहीं है ना। अभी हमने देखा कि किस तरह से नेतन्याहू ने परसों ये बयान दिया कि अमेरिका के जो शासन है वो मुझे डेली अपडेट देता है कि क्या चल रहा है। जेडी वैंस जब इस्लामाबाद में थे, हत्ता जब वो हवाई जहाज़ में थे इस्लामाबाद के सफ़र में, उस वक़्त भी मुझे फ़ोन करके अपडेट दी। किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री ऐसी बेइज्जती करे कि कहे कि अमेरिका के शासन मुझे डेली अपडेट देता है और अमेरिका के शासन से कोई बयान नहीं आए, कोई निंदा ना हो, कोई रिजेक्शन ना हो इसका। ये कितनी जो है ज़िल्लत की बात है, ज़िल्लत भी अमेरिका के लिए और हम लोगों के आँखों पर से कुछ पर्दे भी उठाती है ये बात कि अमेरिकी शासक आज़ाद नहीं है अपने फैसलों में। शायद उनको आज़ाद होने में थोड़ा टाइम लगेगा और फिर बातचीत करने लायक वो होंगे। बातचीत तो आखिर होगी धर्मेंद्र जी। जो अहम बात ये है मैं आपके इससे ज़्यादा अहम बात, जो इस सब खबरों में छुप जाती है कि बातचीत कब होगी और ब्लॉकेड खुला, नहीं खुला, है भी ब्लॉकेड कि नहीं है। ये सब खबरें अहम है, ये सुर्खियाँ अहम हैं। लेकिन जो इसके पीछे चल रहा है वो मैं आपके दर्शकों के सामने पेश करना चाहता हूँ अगर आप मुझे इजाज़त दें। है टाइम अभी मैं जी, बोल सकता हूँ? जी, जी, जी। हुँ, जी, जी। तो देखिए जो दुनिया पिछले कई सालों से, कई दशकों से एक अमेरिका केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत चलती है। ये इसमें बैंकिंग में, कल्चर में, फौजी यानी क्या? यानी दुनिया के जो सिस्टम्स हैं, अमेरिका उसका सेंटर और मरकज़ है। बहुत अच्छी मिसाल इसकी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है कि वहाँ तो ऑफ़िशियल तौर पर अमेरिका के ही कंट्रोल में है सब डिसीज़न्स। अनऑफ़िशियली यूनाइटेड नेशंस आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में यूँ कहने को तो 5 परमानेंट मेंबर्स और वीटो पावर वाले देश हैं। लेकिन आप जाके अगर कोई भी स्टडी करे देखेगा कि कौन है जो वीटो अपना यूज़ करता है और दूसरे देश पे जब वोटिंग करते हैं तो किसकी खुशनुदी को मद्देनज़र रखते हैं, किसको खुश करना चाहते हैं, तो वो अमेरिका ही का सेंटर नज़र आएगा कि अमेरिका केंद्रित है यूनाइटेड नेशंस भी काफ़ी हद तक। से नेटो जो दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एजेंसी है वो तो है ही अमेरिका केंद्रित। में जाएँ, कल्चर में जाएँ, फ़िल्मों में, म्यूज़िक, हर जगह जाएँ तो एक अमेरिका केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है पूरी दुनिया में। चंद देश इसके बाहर आ चुके हैं, जैसे ईरान, जैसे चीन, जैसे रशिया और थोड़े बहुत 1-2 और भी देश जैसे यमन है, नॉर्थ कोरिया है वगैरह, ये भी इस अंतर्राष्ट्रीय निज़ाम के बाहर है। लेकिन वो अपने आप को
एक तरह से अलग-थलग समझते हैं। उनको पता है कि असली जो सिस्टम है वो वही अमेरिका केंद्रित निज़ाम है, वो उसके बागी हैं, वो बाहर निकल चुके हैं और उसकी वो कीमत भी अदा कर रहे हैं। लेकिन अब जो इस जंग के ज़ो दौ के ज़रिए हो रहा है धर्मेंद्र जी, वो ये है कि वो अमेरिका केंद्रित सिस्टम और व्यवस्था वो बिखर रही है। और न सिर्फ ये कि बिखर रही है, हम शुरुआत देख सकते हैं कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम होने जा रही है कि जिसमें बाकी तमाम देश होंगे लेकिन अमेरिका और इस्राएल नहीं होगा। मैं उसके कुछ उदाहरण आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। आप इस वक़्त देखिए कि यूके ने और फ्रांस ने मिलकर ऐलान किया है कि हम 35 देशों का एक बड़ा कोएलिशन बना रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ और पर्शियन गल्फ को लेकर। लेकिन इसलिए नहीं कि वहाँ पर हम जंग करें, लड़ें, बल्कि जब ये जंग खत्म हो जाएगी, तो हम ईरान से बातचीत करेंगे कि किस तरह से हमारा सामान, हमारा तेल, हमारी शिप किस व्यवस्था के तहत वहाँ से निकलेगी। यानी 35 देशों को वो जमा कर रहे हैं, ताकि इस जंग के बाद ईरान से बातचीत और वार्तालाप करें। यानी अमेरिका उन 35 देशों में नहीं है। या आप अभी देखें, ये जो लेबनान को लेकर हो रहा है, लेबनान को लेकर अजीब बात हो रही है। लेबनान में सीज़फायर नहीं करना है, इसराइल को नहीं करना है, इसलिए बेचारा अमेरिका भी कह रहा है कि नहीं करना है। लेकिन बाकी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, इटली, ये सब लोग क्या कह रहे हैं? और भी बहुत सारे देश, ये सारे देश जिसमें बहुत सारे नेटो के मेंबर हैं, जिनको दुनिया अमेरिका के पिट्ठू के तौर पर देखती है। ये कह रहे हैं नहीं, हर हाल में लेबनान में तो सीज़फायर होनी चाहिए। यानी इनकी इनकी डगर, इनकी राह अलग हो गई है अमेरिका से। स्पेन को देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण। स्पेन नेटो का मेंबर है। स्पेन ने तो बहुत अरसे से कह दिया कि हमारे फौजी अड्डे इस्तेमाल नहीं किए जाएँगे, न फिलिस्तीनियों के कत्ले-आम के लिए, न ईरान पर नाजायज़ जंग करने के लिए। और फिर जब थोड़ी धमकी दी है ट्रंप ने, तो यहाँ का स्पेन का प्राइम मिनिस्टर ये उठ के चले जाते हैं चाइना। चाइना के फौरन दौरा कर लेते हैं। यानी वो निज़ाम बिखर रहा है जो अमेरिका केंद्रित निज़ाम है। कल यू यूएई यूएई के जो वो हैं क्राउन प्रिंस हैं, जो शहज़ादे हैं, वो कल थे चाइना में और चाइना में उनकी मीटिंग हो रही थी चाइना के शी जिनपिंग से। यानी यूएई जो इतना बड़ा अमेरिकन प्रॉक्सी है, इज़राइली प्रॉक्सी है, वो भी इस जंग के दौरान इन नाज़ुक हालात में वो चाइना में जाके मीटिंग कर यानी ये निज़ाम जो अमेरिका केंद्रित निज़ाम है, ये अब पहले तो बिखर रहा है और साथ में शुरुआत हो गई है कि एक दूसरा निज़ाम और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम हो रही है कि जिसमें बहुत सारे देश होंगे, बल्कि सभी देश होंगे। अगर कोई नहीं होगा तो उसमें अमेरिका और इस्राइल नहीं होंगे। ये जो कहा जाता है वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, जो सदियों में कभी पेश आता है, हम और आप अपनी आँखों के सामने इस बड़ी तब्दीली को होते हुए देख रहे हैं और ये अभी आगे बढ़ेगी। आइंदा हफ्तों में, आइंदा महीनों में इसी दिशा में जाएगी। और हम देखेंगे कि अमेरिका का आइसोलेशन और इसराइल का आइसोलेशन बढ़ता जाएगा। आप दो बातें यहाँ पर कह रहे हैं और ये हमने भी आज रिपोर्ट किया है कि 10 देश जो है वो अल जजीरा की एक रिपोर्ट थी, मैंने वो भी देखी कि 10 देशों ने जो है वो कहा कि आप लेबनान पर हमले ना करें, वो हमने रोकें। उधर यूरोप के 27 में से 26 देश वो सामने आए हैं और वो इसराइल के साथ में अपनी जो डिफेंस डील है उसको काफ़ी हद तक रोकने के लिए तैयार हो गए। इटली ने अपनी डिफेंस डील जो रद्द कर दी है। लेकिन कल को जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, आपको लग रहा है कि वो ईरान को वाकई उतनी तवज्जो देंगे जो आज की तारीख में मिल रही है? आज तो अमेरिका फंसा हुआ है, जाहिर सी बात है, लेकिन कल को आपको लगता नहीं कि ईरान को जब स्टेट ऑफ हुर्मुज के जरिए जब पैसा मिलता रहेगा और ईरान की जो ताकत है वो बढ़ती चली जाएगी, तो वो ये भी मानेंगे कि ये ईरान कल को हमारे लिए भी खतरा हो सकता है? देखिए शुरू में तो वो अभी ईरान से डरना उन्हीं ने शुरू किया है। वैसे मैं ये भी बता दूं कि ये जो पश्चिमी देश हैं, खासतौर पर अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस वगैरह, ये जब से ईरान में इस्लामी क्रांति आई है 1969 में, तब से ईरान से डरते हैं ये लोग। और ईरान से डरने की भी वजह एकदम स्पष्ट है। ये कहते तो ये हैं कि ये परमाणु हथियार बनाना चाहता है, लेकिन उनको अच्छी तरह मालूम है कि ये झूठ है, क्योंकि खुद उनकी ही इंटेलिजेंस की एजेंसीज़ उनको ये खबर दे चुकी हैं। जैसे कि अमेरिका में कहा जाता है 17-18 अलग-अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं। उन सब का मिल के एक रिपोर्ट निकलती है साल में। उस रिपोर्ट में हर साल अभी-अभी चंद महीने पहले भी आई जब रिपोर्ट,
हर साल रिपोर्ट में ये लिखा था कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना है ही नहीं कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाह रहे हैं। उस रिपोर्ट में यही लिखा होता है। वो एक अलग बात है कि उनके नेता आकर मीडिया में क्या बोलते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो रिपोर्ट अवेलेबल है इंटरनेट पर, कोई भी उसको पढ़ सकता है। तो उनको पता है कि परमाणु हथियार या ऐसा कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ईरान नहीं बनाना चाह रहा, तो क्यों डरते हैं वो ईरान से? धर्मेंद्र जी, उसकी वजह ये है कि ईरान के पास एक ऐसी चीज़ है जो उनके लिए, अमेरिका वगैरह के लिए हर परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक है, उससे भी ज़्यादा घातक है। और वो क्या है? ईरान के पास एक आइडिया है, ईरान के पास एक नारा है। और वो नारा क्या है? वो नारा ये कहता है कि न किसी और पर ज़ुल्म करो, न किसी पर अत्याचार करो, और दूसरी बात जो उससे भी ज़्यादा घातक है अमेरिका के लिए, दूसरा हिस्सा उस नारे का ये है, वो कहता है कि न किसी को इजाज़त दो कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे। यानी ना अत्याचार करो, ना अत्याचार सहो, दोनों चीज़ों को रिजेक्ट करता है। ये जो नारा है, ये वो नारा है जो पूरी इंसानियत को इसी की तलाश है। और ये सिर्फ़ वो जुलूस में नहीं दे रहा है, सिर्फ़ किताब में नहीं है, सिर्फ़ मस्जिद में ये नारा नहीं लग रहा है। इस नारे के बेस पर ईरान ने एक पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया, एक फ़ौज बनाई, टेक्नोलॉजी बनाई, अपनी जनता को तैयार किया। और अब इस नारे को लेकर आँखों में आँखें डालकर दुनिया का सो कॉल्ड सुपर पावर से लड़ रहा है और उसे धूल चटा रहा है। तो ये अगर बदमाश, ये हुक्मरान अमेरिका के हमेशा से ईरान से डरे हैं, तो वो इस वजह से डरे हैं। और अब उनके डर में इज़ाफ़ा हो रहा है। उनके डर और खौफ में इज़ाफ़ा हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ जिसका उन्हें हमेशा से डर था कि ईरान को अगर हमने नहीं कुचला, ख़त्म नहीं किया, तो एक दिन उसका पावर वेस्ट एशिया में बहुत फैलेगा, वेस्ट एशिया के बाहर भी फैल सकता है, वो दिन आ गया है। तो वो डर रही है वहाँ की हुकूमतें, इसमें मैं मानता हूँ, सहमत हूँ। लेकिन आगे जैसे जैसे ये जंग खत्म होगी, ईरान की जीत के साथ, और तमाम यही आसार हैं कि ईरान की जीत होगी और ईरान एक बहुत बड़े पावर के तौर पर सामने आएगा। उस वक़्त जब ईरान का व्यवहार देखेंगे ये, कि ईरान के व्यवहार, वो व्यवहार जो बिल्कुल अलग है। देखिए, ईरान वो देश है कि परमाणु बम बनाने की क्षमता उसमें 10-15 साल या 20 साल से है, लेकिन उसने न बनाने का फैसला किया है। न ये कि उसमें क्षमता नहीं है, क्षमता रखते हुए, इसके बावजूद कि अमेरिका, इसराइल जैसे परमाणु हथियार से लैस बदमाश उसके दुश्मन है, फिर भी नहीं बनाया है और जंग में जीत भी रहा है। ये जब व्यवहार लोग समझेंगे और उसके बाद का, जीत के बाद का जो व्यवहार ईरान का रहेगा, जब ये दुनिया इसको पहचानेगी, ये नैतिक व्यवहार जो इस्लामी बुनियादों पर है, इस्लाम की टीचिंग्स पर है, तब जो है वो डर और खौफ कम होना शुरू होगा और उस वक़्त फिर ईरान से रवैया भी तब्दील होगा। जो लोगों को ये डर है धर्मेंद्र जी, के हॉर्मुज़ में से जो गुज़रने वाली शिप है, उससे पैसे ले रहा है, पैसे लेगा ईरान, चुंगी लेगा और कंट्रोल करेगा, इससे दुनिया में प्रॉब्लम होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल सही है कि ईरान के हाथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आ गया है और उसको कंट्रोल करेगा और कोई भी दुनिया की ताकत वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान से ले नहीं सकती। लेकिन क्या ये चीज़ दुनिया के लिए नुकसानदेह साबित होगी? मुझे लगता है कि वक़्त और समय ये बताएगा कि नहीं, ये दुनिया के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगी, बल्कि ये दुनिया के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं थोड़ा-सा बता दूँ कैसे? अगर तेल की कीमत को लें, तेल की कीमत आप सोच लिए, तेल की कीमत आजकल $100 पर बैरल के आस-पास है। इस $100 पर बैरल में इस $100 तक पहुँचती कैसे है कीमत? सबसे बड़ा बड़ा है उसमें जो किरदार होता है कि वो देश, वो कंपनी जो तेल ज़मीन से निकाल रही है, वो क्या उस पे कीमत लगाती है। उसके बाद शिपिंग के पैसे लगते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस के पैसे लगते हैं। ठीक? ये तीनों चीज़ें इस वक़्त अमेरिका, वेस्टर्न कंपनीज़ या उनके जो दरबार हैं, उनके जो चापलूसी करने वाले बाज़ ये अरब दरबार हैं, ये उनके कंट्रोल में है। वो तय कर रहे हैं कि कितने में, भई ज़मीन से तेल निकालने में इतने डॉलर खर्च नहीं होते हैं, बाकी सब मार्जिन है, उनका प्रॉफ़िट है। इंश्योरेंस और शिपिंग के वो मुँह बोले अपने दाम जो है रखते हैं, देना पड़ता है सबको। डॉलर में सबको खरीदना पड़ता है तेल, दादागिरी है। भाई इंडिया रुपये में क्यों नहीं तेल खरीद सकता? मजबूर है डॉलर में खरीदे, दुनिया भर में भाग-दौड़ करे ताकि डॉलर पहले उसके हाथ में आए, फिर वो डॉलर से यहाँ से तेल खरीदे। जब ये सारी दादागिरी खत्म हो जाएगी,
ईरान की जीत के बाद कम से कम पश्चिमी एशिया के इलाके में ये दादागिरी खत्म हो जाएगी। अमेरिकन कंपनीज की दादागिरी खत्म हो जाएगी। शिपिंग के चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस की दादागिरी, और ये मजबूरी के डॉलर में ही खरीदो, ये सब खत्म होगा। तो तेल के दाम तो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे। और उसमें अगर कोई ट्रांजिट फी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चार्ज होगी तो वो तो बहुत कम होगी उस फायदे के मुकाबले में, उस दाम के और कीमत के गिरने के मुकाबले में, जो इस पूरे व्यवस्था के टूटने से, जो अमेरिका केंद्रित तेल और गैस की भी तो व्यवस्था है वो जैसे टूट रही है, दूसरे कितने जो है दाम कम होंगे और फिर आजादी भी हो जाएगी ना। अभी तो हमारे देश को कहा जाता है रशिया से तेल खरीद सकते हो, कल कहा जाता है नहीं खरीद सकते हो, खरीदोगे तो टैरिफ लग जाएगा। ये जब दादागिरी खत्म होगी तो हर देश आजाद है। नहीं खरीदना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मत खरीदो, रशिया से खरीद लो, नाइजीरिया से खरीद लो, वेनेजुएला से खरीदो, जहां से खरीदना है। अभी तो आजादी भी नहीं है ना, खरीदना भी वहीं से पड़ेगा, डॉलर में ही खरीदना पड़ेगा, हर चीज वही अमेरिका के हिसाब से। वो व्यवस्था टूट रही है, अभी पूरी तरह नहीं टूटी लेकिन वो टूट रही है व्यवस्था, और उसकी जगह एक आजाद, एक मुक्त किस्म की व्यवस्था कायम होने जा रही है। तो वो पूरी दुनिया के लिए, हत्ता हमारे भारत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मैं आपने जो बातें अभी तक कही है, मैं थोड़ा सा उनको और आसान भाषा में दर्शकों को एक बार आपकी मैं एक बार पहुंचा देता हूं। उसके बाद एक बड़ा सवाल है जो आप ही के इन जवाबों से निकल करके आया, उसी पर फिर बात करेंगे। आप कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि ईरान इस वक्त में अपना वो चेहरा लोगों के सामने पेश कर रहा है जो एक्चुअल ईरान का फेस है, कि सभ्यता है, 7,000 6,000 साल पुरानी एक सभ्यता है, उसकी अपने एक मोरल वैल्यूज़ हैं, वो मोरल वैल्यूज़ पर वो टिका हुआ है। और इसको मैं भी, जब ये लगातार खबरों युद्ध की जब हम लोग कवर कर रहे हैं, तो मैं भी इस बात को भांप रहा हूँ। चाहे वो मसूद पेजेस्कियान साहब का जो ट्वीट आया हो, जब पोप लियो को लेकर के गंदी भद्दी बातें कही गई ट्रंप जी की तरफ से, उनके स्टैंड में, उनके लिए जो स्टैंड जिस तरीके से उन्होंने लिया मसूद पेजेस्कियान साहब ने, वो अपने आप में बड़ी बात थी। और उसके बाद में वो ये भी कहा कि अल्लाह आपकी रक्षा करे, हम साथ में हैं, और आप यीशु मसीह का इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। ये जो बातें उनकी तरफ से कही गई। फिर आज मैं एक ट्वीट देख रहा था ईरानी एम्बेसी का घाना से, और उसमें उन्होंने कहा कि प्रिय इटली की प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कि आपकी और हमारी तो कोई जंग ही नहीं है, और आपकी हमारी तो जंग सिर्फ इतनी है कि फालूदा पहले आया या फिर जिलोटो पहले आया, और ये ठंडी की जंग में हम लोग जो है चल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि, और एक चीज़ मैं और जोड़ दूँ इसी में, आपने जो एक वो बात क्लियर करने की कोशिश की कि तेल निकालने की कीमत उतनी नहीं है, तेल पहुंचाने की और ये पूरा सिस्टम जो है उसकी उतनी कीमत ज़्यादा इसलिए हो जाती है। तो मैं इसमें थोड़ा सा और आसान, आपकी जो बात है उसी को और आसानी से मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं तो मैं इस बात को कह सकता हूं, किसान की जो फसल होती है वो उतनी महंगी नहीं होती है, लेकिन जब वो बिचौलियों से होती होती जब वो एक आम आदमी की थाली तक पहुंचती है तो बहुत महंगी हो जाती है। कुल मिलाकर के आप तेल के बारे में भी वैसे ही बात कह रहे हैं कि तेल उतना प्रोसेस और वो सब कुछ उतना महंगा नहीं है, वो जिस तरीके से सेंसन वगैरह हैं और वो सारी चीज़ें, इसलिए वो महंगा हो रहा है। अब मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप ये जो बड़ी बड़ी जो जितनी बातें कह रहे हैं, हालांकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें जैसा मैंने बताया कि सब लोग समझ भी रहे हैं, तो फिर इस व्यवस्था को टूटने कौन देगा? आप जब ये कह रहे हैं कि ये व्यवस्था पूरी तरह से जो अमेरिका का निज़ाम है, ये अमेरिका का निज़ाम टूट करके और अब एक नई व्यवस्था तैयार हो रही है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, तो ऐसे में तो जब ईरान का जो मकसद है वो केवल अपने देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सिस्टम ईरान अगर चेंज करना चाह रहा है, तो ऐसे में तो इस जंग का फिर अंत होने ही नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ईरान अगर इस जंग से निकलेगा तो फिर बड़े लेवल पर चला जाएगा, तो ईरान को निकलने कौन देगा? इसका मतलब तो फिर ये जंग खत्म ही नहीं होने देगी अमेरिका और इजराइल। ये सवाल बहुत अहम है और बहुत अच्छा है, और इसके ताल्लुक से अहम तरीन बात तो ये है कि ये एप्स्टीन गैंग चाहे जितनी भी ताकतवर हो, वो एप्स्टीन गैंग कि जिसकी मुट्ठी में अमेरिका का शासन है, जिसकी मुट्ठी में कई सारे यूरोपियन देशों का शासन है, शायद कुछ हमारे तरफ के देशों का भी शासन उनकी मुट्ठी में है, इसराइल तो खैर है ही उनका। ये चाहे जितनी भी ताकतवर हो, ये जनता की ताकत से कम ताकत रखते हैं।
तो क्योंकि दुनिया की जनता हम्म, जैसे-जैसे वो समझ रही है कि उसका भला किस चीज़ में है और वो समझ रही है और देख रही है कि उससे दुश्मनी कौन कर रहा है, वो देख रही है मिसाल के तौर पर, अभी जब इस्लामाबाद में सीज़फायर का ऐलान हुआ होता ही है, ये सीज़फायर का ऐलान होता है और कहा जाता है इस्लामाबाद में चंद दिन बाद मिलेंगे, तो कौन-सा देश है, जो ऐसा मैसेकर जाके लेबनान में करता है, कि जिसका एक ही लक्ष्य है कि शांति की वार्ता नहीं होनी चाहिए, शांति कायम नहीं होनी चाहिए। दुनिया देख रही है ना, दुनिया देख रही है कि कौन-सा वो देश है जिसका राष्ट्रपति ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट की इस तरह से तौहीन करता है। दुनिया देख रही है ये सब, दुनिया में मुसलमानों से ज़्यादा तो ईसाई पाए जाते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि क्या हुआ है अभी? मुसलमान तो हमेशा से जानते थे कि ये ट्रम्प क्या है, अमेरिका क्या है, उनको तो कोई शक नहीं था। लेकिन ईसाइयों को की आँखें खुली हैं अभी इस तौहीन की वजह से, पोप की तौहीन करने की वजह से। तो जब जब लोगों की आँखों से पर्दा उठता है तो जनता की ताकत जो है वो जागती है। होती है कि इसलिए ये व्यवस्था, अमेरिका केंद्रित व्यवस्था, सनी केंद्रित व्यवस्था या हत्ता मैं तो अगर और खुलकर कहूँ, ये इस्राएल केंद्रित व्यवस्था जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, ये इसलिए नहीं टूटेगी क्योंकि अमेरिका और इस्राएल इसको टूटने देंगे। नहीं, वो तो हाथ-पैर मारेंगे और इसके लिए बहुत बड़े-बड़े वो क्राइम्स कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। ये टूटेगी क्योंकि दुनिया की जनता में जो जागरूकता पैदा हो गई है और दिन-ब-दिन बढ़ रही है और मजबूती हो रही है, उसकी दबाव में आकर ये टूटेगी। हत्ता खुद दुनिया के जो अब ये यूके के और स्पेन, यूके, इटली, फ्रांस इन सब के जो नेता हैं, इनके शासन का जो सुर बदल रहा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कनाडा, ये इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि इनका कोई हृदय परिवर्तन हो रहा है। ये वही पुराने एप्स्टीन गैंग के नेता हैं जिनका सुर बदल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके देश में जनता का दबाव अब वो महसूस कर रहे हैं, तो उनका सुर बदल रहा है और वो कह रहे हैं कि हम ईरान से खुद बातचीत कर लेंगे। वो कह रहे हैं लेबनान में मैसेकर रोको, उनका कोई हृदय पर परिवर्तन नहीं है। वो दबाव में आ रहे हैं, जनता के दबाव में और ये सिलसिला बढ़ता रहेगा, यहाँ तक कि ये अंतर्राष्ट्रीय निज़ाम टूटेगा और उसकी जगह पर एक बहुत बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर सिविलाइज़्ड ये जो मुकाबला चल रहा है धर्मेंद्र जी, आप ये सब अल्फ़ाज़ आए हैं इस वक़्त ट्रम्प के ट्वीट्स में आ चुके हैं। हम ईरान को स्टोन एज में पहुँचा देंगे, सिविलाइज़ेशन को ऐसा कर देंगे। ये एक तरह से इंसानियत और बर्बरियत के बीच का मुकाबला है। इंसानियत और हैवानियत के बीच का मुकाबला है। सभ्यता, संस्कृति एक तरफ है, जो है वो अमेरिका, इसराइल की हकीकत सामने आ रही है कि वो हैवानियत है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब ऐसे मुकाबले में जीत किसकी होगी ये तो पता है, इंसानियत की होगी, संस्कृति, सभ्यता की होगी और उसके आसार नज़र आ रहे हैं। हाँ, कीमत अदा करनी पड़ती है, कीमत अदा की जा रही है और ये शायद आगे और भी कीमत अदा करनी पड़े, लेकिन ये सफ़र ये जारी रहेगा और जीत निश्चित है इस मुकाबले में। चलिए, तो आप यहाँ पर बहुत सारी बातें कह रहे हैं और उम्मीद तो खैर हमेशा से ही बेहतर की होनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, जो भी मिले उससे और बेटर मिले, यही जो है वो हम लोगों की एक उम्मीद होती है। और दुनिया क्या वाकई बदलने वाली है? और सवाल ये भी है कि क्या यही सबसे बड़ी वजह है कि अभी तक अमेरिका और ईरान के बीच में कोई समझौता नहीं हो पाया? क्योंकि अगर बाकी अरब देशों के साथ में जिस तरीके से अमेरिका के ताल्लुकात हैं, अगर वैसे परसेंटेज वाइज और वैसे उस तरीके से चीज़ों को शेयर करके अगर चलना होता, तो लगता है कि ये जंग बहुत पहले ख़त्म हो चुकी होती। लेकिन अब चूंकि जंग जो है वो काफ़ी आगे आ चुकी है, और ऐसे में क्या आगे की जो बातचीत होगी, उन बातचीत में अमेरिका सरेंडर करके, या फिर यूं कहिए कि अमेरिका ईरान को सरेंडर करवा करके इस जंग को ख़त्म करेगा, या फिर इस जंग के सहारे और वाकई बहुत सारी चीज़ें वो निकल करके सामने आएगी? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि ईरान जो है वो आपदा में अवसर तलाश रहा है। ईरान जो है वो आपदा में अवसर कुछ इस तरीके से कि ये आपदा उसके ऊपर आई और अब इसके सहारे वो अपना एक वो रूप जो शायद बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाता, या वो बातें जो ईरान की कभी दुनिया तक नहीं पहुंच पाती, उन सबको जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो बहरहाल ये लोगों के ऊपर है, आवाम पर है कि वो किस तरीके से कैसे चीज़ों को ले रही है।
बाकी आप आए और आपने बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से कई सारी चीज़ों पर रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे दावत देने का और उम्मीद है कि हमारी बातचीत जारी रहेगी और हालात दुनिया के बेहतर से बेहतर होते रहेंगे, इंशाअल्लाह।